हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेटा फ्री बॉडी डायग्राम को। फ्री बॉडी डायग्राम में आप करते क्या हो, आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक को या फिर एलिमेंट को सिस्टम से अलग कर लेते हो और उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप दिखाते हो। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारा लिफ्ट प्रॉब्लम और लिफ्ट प्रॉब्लम में हम एफबीडी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिफ्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ये आपको एक लिफ्ट दे रखी है और लिफ्ट में एक वेइंग मशीन मैंने लगा रखी है। ठीक है, और उसके ऊपर आप खड़े हो। ठीक है, और पहली कंडीशन ये है कि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बताइए जो वेइंग मशीन है वो क्या रीडिंग दिखाएगी। देखो, वेइंग मशीन का काम क्या है, आपका मास की रीडिंग दिखाना। ठीक है कि नहीं, ये बात आपको आपके मास की रीडिंग दिखाना। आप 50 किलो के हो, 70 किलो के, वो आपको दिखाती है। क्लियर है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं आपके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखाऊंगा, मतलब मैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। देखो mg आपके ऊपर नीचे लगेगा। ठीक है, और क्योंकि आप किस पर खड़े हो, वेइंग मशीन पर, और वेइंग मशीन आपको क्या देगी, एक नॉर्मल रिएक्शन देगी। बस ये दो ही फोर्स लगेंगे आपके ऊपर, और जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का है वही अल्टीमेटली एक्सेलरेशन आपका भी होगा। तो मैं कहूँगा कि आप कितने से ऊपर जा रहे हो, ए से ऊपर जा रहे हो। क्लियर है बात आपको? अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बताइए कि आर बड़ा होगा कि mg बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे? कौन सी कंडीशन होगी यहाँ पर? तो आपका आंसर होना चाहिए सर आर बड़ा होगा mg से। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी बेटा ऊपर जा रही है, आप ऊपर जा रहे हो, तो पक्की बात है जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो नीचे वाले लगने वाले फोर्स से क्या होगा, अधिक होगा। मान लो ये चौक है, ऊपर मैं इसको 6 से खींचूँ और इसको नीचे 4 से खींचूँ, तो नेट ये 2 से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? आंखें ना क्लियर हो रही है कि नहीं बात आपको? तो आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखकर बता सकते हो कि कौन सा फोर्स अधिक है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा न्यूटन्स का सेकंड लॉ, डेट इज एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? आपके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, आर माइनस mg। क्लियर है? देखिए जैसे मैंने अभी बोला ऊपर 6 लग रहा है, नीचे 4, तो नेट कितना लग रहा है? तो आप बोलेंगे 2 कैसे आया, 6 माइनस 4 करके। क्लियर है? तो इसी तरीके से यहाँ पर r माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, डेट विल बी m इंटू ए। नेट फोर्स निकाल लो बॉडी के ऊपर और उसको किसके बराबर रख दो, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो r आपके पास कितना आ जाएगा, ma प्लस mg। क्लियर है बात? तो r आपके पास आ गया, परंतु हमारा तो क्वेश्चन ये था कि वेइंग मशीन आपकी क्या रीडिंग दिखाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्योंकि वेइंग मशीन ने आपके ऊपर r रिएक्शन लगाई है, तो अल्टीमेटली न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करते हुए आप वेइंग मशीन पर r आप भी लगाओगे। क्लियर है बात? तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन का क्या फॉर्मूला होता है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन डेट विल बी इक्वल टू r बाय g। क्लियर है बात आपको? r बाय g होता है। समझ आई बात आपको? ठीक है, तो रीडिंग आपकी क्या आ जाएगी, जो वेइंग मशीन दिखाएगी, ma, ये रीडिंग है, r नहीं है, रीडिंग ma प्लस mg बाय g। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? ठीक है, m को कॉमन ले लो आप। ठीक है, और ये आ जाएगा a प्लस g बाय g। अगर मैं इसको दोनों के नीचे लेके जाऊँ g को, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1 प्लस a बाय g। ठीक है, देखिए g से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया, और प्लस में a बाय g। तो नोटिस करो, आप थोड़ा सा नोटिस करो, m तो बाहर है ही, और ये क्वांटिटी 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक क्वांटिटी को m से गुना करेंगे तो m से अधिक आएगा। आंखें ना? तो मतलब जब आप ऊपर जा रहे होते हैं लिफ्ट में विद एक्सेलरेशन a, तो जो आपकी रीडिंग दिखाती है वेइंग मशीन वो आपके एक्चुअल वेट से अधिक है। आपका एक्चुअल वेट तो m था, सॉरी मास m था। क्लियर है? वेट नहीं बोलना चाहिए मेरे को, मास बोलना चाहिए। आपका एक्चुअल मास तो कितना था, m था, परंतु वो आपकी अधिक दिखाएगी। क्लियर है कि नहीं बात? तो ये आपके लिए याद रखने वाला पॉइंट हो गया है कि जब भी आप किसी लिफ्ट में ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे तो आपका वेइंग मशीन आपको ज़्यादा हैवी शो करेगा, मतलब आपकी रीडिंग ज़्यादा दिखाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात अब? ठीक है, अब मान लो इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स कर दूं कि ये ए से नीचे आ रही है। ठीक है, तो ए से नीचे आ रही है, तो क्या आप अब इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि नीचे आ रही है तो पक्का ये फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, mg माइनस r। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो r को उधर लेके जाएंगे तो ये इस बार क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, mg माइनस ma, mg माइनस ma।
क्लियर है, हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? आर को इधर लेके आओ, एम ए को इधर लेके आओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जी ये हो जाएगा, हाँ के ना, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो इस चीज़ को भी चेंज कर देते हैं, g माइनस ए बाई जी डैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आप बता सकते हो जब आप नीचे आओगे ए एक्सेलेरेशन से तो आपकी रीडिंग अधिक होगी कि कम होगी? आपकी रीडिंग कम होगी, आपको हल्का दिखाएगा वेइंग मशीन, ठीक है। ये बेटा बात आप खुद भी थोड़ा सा फील कर सकते हो। जब भी आप कभी भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हो तो आपको भारीपन महसूस होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पहाड़ है या कोई भी तिरछी चढ़ाई है, तो आप ऊपर जब चढ़ोगे ना तो आपको भारीपन ज़्यादा महसूस होगा, और लेकिन जब आप नीचे आओगे तो जल्दी से नीचे आते हो, क्लियर। आपको लगता है कि आपकी बॉडी हल्की हो गई, क्लियर है बात। तो जब भी आप ऊपर जाते हो एक्सेलेरेशन के साथ तो आपकी रीडिंग ज़्यादा आएगी, जब भी आप नीचे आओगे तो आपकी रीडिंग क्या आएगी? कम आएगी। नेक्स्ट केस में अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाऊं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाऊं तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरी रीडिंग कितनी आएगी, ठीक है। तो आप अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मान लो ये आप हो तो ऊपर की तरफ आपको क्या लग मिलेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ mg, ठीक है कि नहीं बात आपको? और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन कितना है? 0 है आपका भी, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 तो आपका भी एक्सेलरेशन 0। तो वही आप लगाएंगे इक्वेशन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट आप अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने और इस डायरेक्शन को नेगेटिव माने तो मैं लिख सकता हूँ आर माइनस एम जी नेट फोर्स, ठीक है। परंतु एक्सेलरेशन नहीं है तो ये क्या हो गया? 0। तो आर विल बी इक्वल टू एम जी। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? क्योंकि रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? आर बाय जी, ठीक है। आपके जो एक्चुअल मास है उसकी ही आपको क्या मिलेगी? रीडिंग मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएँ, ठीक है, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्लियर है बात आपको? तो उस केस में अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो ये चीज़ तो बदलेगी नहीं, वही चीज़ आर आपका पॉजिटिव रहेगा, एम जी नेगेटिव रहेगा और आर इजिकल टू क्या आ जाएगा? एम जी आ जाएगा, ठीक है। समझ आई बात आपको? ठीक है। चलिए अगर आप ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हो और ए की वैल्यू जी के बराबर है, क्लियर है बात? ए की वैल्यू किसके बराबर है? जी के बराबर है, ठीक है। तो नीचे एम जी, ऊपर आर, और ए की वैल्यू किसके बराबर? जी के बराबर, और आप नीचे आ रहे हो, क्लियर है। तो आप इक्वेशन बनाइए, क्योंकि नीचे अगर हम आ रहे हैं तो पक्की बात है एम जी क्या होगा? अधिक होगा। एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, और ए किसके बराबर है? जी के बराबर है, तो एम जी, क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो ये आर इधर आ जाएगा, एम जी उधर जाएगा, और एम जी में से एम जी घटकर आर कितना आएगा? 0, ठीक है। बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। जब भी कोई बॉडी जी एक्सेलरेशन से नीचे आती है उस केस में वेइंग मशीन उसकी रीडिंग कितनी दिखाएगी? 0 दिखाएगी। ये केस कब हुआ होगा? देखो ये लिफ्ट एक्चुअली में कुछ इस तरीके से बंधी होती है, क्लियर है। और यहाँ पर आप वेट को ऐड करते हो तो ये लिफ्ट ऊपर उठती है, और ये वेट को रिलीज करते हो तो ये लिफ्ट नीचे जाती है। कल को ये धागा या फिर ये रस्सी कट जाए, रोप कट जाए, तो ये कितने से नीचे आएगी? इतने से ही नीचे आएगी, क्लियर है कि नहीं बात आपका? तो उस केस में आपका जो रिएक्शन फोर्स कितना आएगा? 0, और आपकी रीडिंग कितनी है दिखाएगा? वेइंग मशीन 0 दिखाएगा। क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए नोट कर लीजिए बेटा। देखो अब मैं सारे केसेस के फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। पहला केस, जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो इक्वेशन क्या बनेगी? आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि आर अधिक होगा, आर ऊपर की तरफ लग रहा है ना। और इस केस में आप बोलेंगे आपकी जो रीडिंग आएगी वेइंग मशीन की वो क्या होगी? ज़्यादा होगी आपके एक्चुअल वेट से, क्लियर है। दूसरा केस, अगर आप ए एक्सेलरेशन से नीचे आएँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और रीडिंग आपकी क्या आएगी? एक्चुअल से कम आएगी, क्लियर है बात। तीसरी बात, अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से डेट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू से 0 से ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? एम जी माइनस आर इज इक्वल टू 0 और एम जी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो रीडिंग क्या होगी? सेम होगी बेटा, आपके एक्चुअल वेट के बराबर होगी, ठीक। एक्चुअल जो मास है आपका उसके बराबर होगी, ठीक है, एक्चुअल के बराबर होगी, ठीक है कि नहीं बात। फोर्थ केस, अगर आप ए इज इक्वल टू 0 से नीचे आएँ, क्लियर है कि नहीं बात, तो रीडिंग आपकी कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल कंडीशन। क्लियर हो रही है बात आपको? इसको नोट कर लीजिए, और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिए आप। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस की लिफ्ट प्रॉब्लम, अब हम डिस्कस करेंगे कनेक्टेड मोशन, और कनेक्टेड मोशन में भी हम फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है।
तो आपके पास एक सिस्टम गिवन है जिसमें कि फिक्स पुली है और 2 ब्लॉक हैं जो वायर रोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात आपको? देखिए, कनेक्टेड मोशन और कंस्ट्रेंट मोशन पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन उस केस में मैं एक का एक्सेलेरेशन देता था और दूसरे का एक्सेलेरेशन आपसे पूछता था, ठीक है। परंतु अब मैं सिर्फ आपको 2 मास दूँ, ठीक है, और पूछूं बताइए इस पर्टिकुलर सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा और इस रोप में टेंशन कितनी होगी, तो फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम हेल्प से इन दोनों को निकाल सकते हैं। क्लियर है बात आपको? चलिए, तो पहले मैं अगर M2 को अलग करूं तो M2 के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को दिखाऊंगा। ये क्या होगा? M2G, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, ठीक है। क्योंकि टेंशन के नियम आपको पता है, 1 रोप 1 टेंशन एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम दी बॉडी। तो टेंशन यहाँ पर भी एक्ट करेगी और यहाँ पर भी एक्ट करेगी। क्लियर है? और लेट ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, मैंने मान लिया, ठीक है। और आपको ये जनरल नॉलेज है या फिर जनरल समझ है कि ये कितने से ऊपर जाएगा? ए से ही ऊपर जाएगा। क्लियर है बात? तो ये आपका ए से नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं M1 का बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम, तो टेंशन ऊपर, M1G नीचे, परंतु ये ए से ऊपर जा रहा है। क्लियर है बात? तो बेटा इसकी इक्वेशन लिख सकते हो अब आप, M2G, क्योंकि नीचे आ रहा है तो पक्का ये क्या होगा? अधिक होगा। M2G माइनस T विल बी इक्वल टू M2A। क्लियर है? इसकी इक्वेशन लिखो, ये ऊपर जा रहा है तो पक्का टेंशन अधिक होगा और M1G इज इक्वल टू M1A। अब आपके पास 2 इक्वेशन हैं, 2 अननोन हैं, इनको सोल्व कीजिए, आप A और T को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है। एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपको क्या पता है कि M2 ही नीचे जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने क्या अज्यूम किया है कि M2 नीचे जाएगा और उसकी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन नीचे मानी है। कल को सोल्व करने के बाद एक्सेलेरेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये था कि जो हमारी मानी हुई डायरेक्शन है वो गलत थी, एक्चुअली में M2 ऊपर जाएगा और M1 नीचे जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो इनको सोल्व करते हैं, दोनों को जोड़ देता हूँ बेटा। देखो ये माइनस टी, ये प्लस टी, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। देखो जोड़ दिया और A कॉमन ले लिया है, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो एक्सेलरेशन A कितना आ गया? ध्यान से देखो, M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? और इसको याद करने का एक शॉर्टकट या फिर मैं कहूँ आसान तरीका बताता हूँ, डिफरेंस ऑफ वेट डिवाइड बाय सम ऑफ मास। डिफरेंस ऑफ वेट डिवाइड बाय सम ऑफ मास। क्लियर है? अब किसी भी इक्वेशन में A को पुट करो, यू विल फाइंड आउट T, ठीक है। तो पुट करके देख लेना आप, और T आपका निकल कर आएगा 2M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है? आप किसी भी इक्वेशन में A को पुट कीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका टेंशन इतना निकल कर आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड मोशन को भी फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से सोल्व किया जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है और उसको वायर रोप एक ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है जो वर्टिकली हैंग कर रहा है, ठीक है। लेट इसका मास M1 है, इसका मास कितना है? M2 है। मान लीजिए अगर ये A नीचे जाएगा तो ये A आगे आएगा, हाँ के ना, इतना तो आपको जनरल नॉलेज है ही। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। M1G ऊपर की तरफ टेंशन T, क्योंकि एक ही रोप है तो टेंशन भी क्या लगेगी? एक ही लगेगी। क्लियर है? और ये नीचे कितने से आ रहा है? A एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। M2 इसके ऊपर इधर T लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? M2G, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि टेबल प्रोवाइड कराएगी, दैट विल बी इक्वल टू R, ठीक है। तो क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, ठीक है। अब इसमें सोचिए, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, ये बॉडी A एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रही है। क्लियर है बात आपको? और इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग फोर्स कौन सा है? A है। तो सर इन फोर्स का क्या बॉडी ऐसे ऐसे नाच के जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल स्मूथली जा रही है। मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स एक दूसरे को क्या किए हुए हैं? बैलेंस किए हुए हैं, ठीक है। R विल बी इक्वल टू M2G। क्लियर है? और इस डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? T है, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो T, ठीक है, इज इक्वल टू M2 इंटू A। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? देखो बेटा, पीछे की तरफ कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा तो मैं माइनस करूँ क्या? तो T मस्ट बी इक्वल टू M2A, ठीक है। और इन दोनों फोर्स का
इस डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है, इस डायरेक्शन में मोशन में इन दोनों फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। अब दो इक्वेशन, दो अननोन सोल्व करें, फिर से आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, यहाँ से a आ जाएगा आपके पास m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, टेंशन भी निकल जाएगी, आ जाएगा m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर है बात आपको। देखिए अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, m1 और m2 की जगह कुछ मास दे देगा, लेट यहाँ पर 8 दे दे, यहाँ पर 6 दे दे, क्लियर है बात। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है और आप देखें कि जैसे ही आपका सिस्टम बदलेगा, ठीक है, आपके आंसर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आपको की कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है और यहाँ पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है, लेट ये एंगल थीटा है, ठीक है, इसका मास m है, m1 है, और एक रस्सी के थ्रू इसको एक दूसरे ब्लॉक डेट इज़ m2 से जोड़ा हुआ है, ठीक है, और लेट ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ, एक्चुअली में वो आपको क्या देगा, m1 m2 और थीटा, और बोलेगा कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन बताइए। तो मैंने मान लिया कि ये ऐसे उधर जा रहा है तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है कि वेट हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड लगता है, क्लियर है बात आपको, और नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस से क्या लगती है, परपेंडिकुलर लगती है, क्लियर है बात, ये mg, ठीक है। और आपको ये भी बता रखा है मैंने कि जब r को पीछे बढ़ाते हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्लियर है। तो मैंने इसको पीछे बढ़ाया, ये आ गया, तो ये अगर मैं mg को स्प्लिट करूँ या कंपोनेंट में तोड़ूँ तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, क्लियर है। और पीछे की तरफ इसके ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T लगेगा, ठीक है कि नहीं बात आपको। अगर m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ m2g और ऊपर की तरफ भाग रहा है ये, क्लियर है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। बेटा एक्चुअली में ये चीज़ क्या है, ये आपकी न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरीके से देखो, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स देखें, एक तो mg साइन थीटा है और t अपोजिशन में है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mg साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू m1 है m1a, क्लियर है। और इस डायरेक्शन में बॉडी की मूवमेंट हो नहीं रही, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं आर ने किसको बैलेंस कर लिया है, mg cos थीटा को। आर का कोई भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दो इक्वेशन, दो अननोन ए और टी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आप नोटिस करें कि मैंने जो फोर्सेस हैं उसको इस एक्सिस में तोड़ा है, क्योंकि मोशन इस एक्सिस में हो रहा है, क्लियर है कि नहीं ये बात आप। तो आप पिछली कुछ क्लासों को अगर ध्यान से देखें तो हमने न्यूटन सेकंड स्लो की बात की है। अगर आप मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप लें तो आपको वो फोर्स देगा। एफटी कर्व का अगर आप एरिया लें तो आपको क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी किसकी, इम्पल्स की। इम्पल्स भी क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, और मैं बात करूँ तो चेंज इन मोमेंटम होता है, क्लियर है बात। उसके बाद मैंने किसकी बात की थी आपसे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम बताया, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम की भी एप्लीकेशन जो हमने देखी लिफ्ट प्रॉब्लम और जो आपका कनेक्टेड मोशन, उसमें भी तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं बेटा, न्यूटन्स के सेकंड लॉ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने न्यूटन सेकंड लॉ को कंक्लूड किया है आज। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, न्यूटन्स का थर्ड नियम, क्लियर है, और उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।